आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज एक नई वीडियो में एक नई सक्सेस स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ और ये स्टोरी होने वाली है सेजल की। कैसे उन्होंने इस बार अपना एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया और बहुत बढ़िया स्कोर जो है वो लेके आए एंड 52 AIR जो है इनकी आई है एंड ये स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। और कैसे नेट से JRF की तरफ हम जो है बढ़े, वो सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे, जानते हुए चलेंगे। एंड ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग भी होने वाली है। बहुत सारे बच्चे जिनको चांस नहीं मिल पाता या जिनके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज ज़्यादा बन जाती है ये जर्नी, अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ रहता है, उनके लिए ये एक वीडियो जो है वो रे ऑफ होप होने वाली है। एंड यस, सेजल से ही जानेंगे किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया, कैसे समझा इस एग्ज़ाम को, कैसे इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगा और किस तरीके से प्रिपरेशन की, क्या अलग चीज़ थी, क्या खास चीज़ थी जिसने हेल्प की इनको अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा करने में। क्योंकि UGC नेट एग्जामिनेशन JRF इज़ जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, स्टेपिंग स्टोन ये हमारा रहता है। अगर आप UGC नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी आगे की एकेडमिया जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आपके लिए हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आज हम जानते हुए चलेंगे। वेलकम सेजल, आपका स्वागत है पहले तो। एंड यस, कैसे सारी चीज़ें रही और आपने किस तरीके से क्वालिफाई किया वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बट आई वांट टू नो कि क्या बैकग्राउंड रहा आपका, किस तरीके से आपने अपने मास्टर्स के दौरान ये सक्सेस अचीव की या आपने मास्टर्स कर लिए, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड बताते हुए चलेगा और कैसे इस जर्नी की शुरुआत होती है वो भी ज़रूर बताइएगा सभी को। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरा इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना BCom इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ एंड मैं इग्नू से मास्टर्स मैंने अभी किया है, अफेयरिंग में ही हूँ। देन मैंने 2 बार इसके पहले UGC नेट क्वालिफाई किया है एंड रिसेंटली आई हैड क्वालिफाइड फॉर द JRF एग्जामिनेशन। एंड इस JRF की जर्नी में आपका बहुत बड़ा रोल था। मैंने आपकी पेड क्लासेस तो नहीं ली थी मैम, बट आई एम श्योर कि आपने जो YT में पढ़ा है ना, दैट्स इनफ फॉर एनी स्टूडेंट। मैंने आपकी YT से सारी क्लासेस देखी हैं, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, स्पेशली मैराथन देखी। दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड मैं आपको बता दूं कि चीज़ें मतलब एग्जामिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली YT क्लासेस में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप गुड स्कोर करोगे। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया? जैसे आप अभी अपने मास्टर्स में हो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, हाईलाइट करना चाहूँगी। काफ़ी बच्चों का एक कंसर्न रहता है कि मैम इग्नू से हमने मास्टर्स किया तो हम UGC नेट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो, JRF कर सकते हो। और बिल्कुल आपके लिए जो है, अगर आपने मास्टर्स की है या आप अपने मास्टर्स में अपियरिंग में हो तो यू कैन गिव योर UGC नेट एग्जामिनेशन, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एंड यस, आपने अपने UGC नेट को क्लियर किया मास्टर्स के दौरान। तो किस तरीके से ये जर्नी रही? क्योंकि मास्टर्स का पूरा सिलेबस जो है वो पूरा थ्योरेटिकल आपको पेपर लिखने होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका आता है, सब्जेक्टिव पेपर रहता है। और ऑन द अदर हैंड UGC नेट जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो कैसे मैनेज किया सारी चीज़ें? मैम सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का एक ही है, सेम सिलेबस है। MCOM का भी सेम सिलेबस है और UGC नेट का भी सेम सिलेबस है। बस मैं पढ़ती गई, स्पेशली मैं ये कहूँगी मैम, मैंने UGC नेट के एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन की, दैट वाज हेल्पफुल फॉर माय MCOM सिलेबस। मैंने उसी को पढ़ के मैंने MCOM के रिजल्ट मैंने मतलब एग्जाम दिया अच्छे से और वो मेरे लिए हेल्पफुल करी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसे मैनेज किया? अभी आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें आपने 2 बार नेट क्लियर करने के बाद JRF क्वालिफाई किया। तो कैसे वो जो नेट हो रहा था बार बार, और अगर हम बात करें पिछले 2-3 बार से, कट ऑफ भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हमें दिखाई दे रही है। इस बार भी कट ऑफ 224 गई है। तो हाउ यू मैनेज कि आपने नेट आप कर रहे थे, मिस हो जा रहा था JRF थोड़े मार्क्स से, तो उसको कैसे कवर किया इस बार कि आप डायरेक्टली JRF जो है वो क्वालिफाई कर पाए? और क्या मार्क्स रहे आपके पेपर 1 पेपर 2 में, ये भी बताइएगा। यस मैम, जैसा कि मैंने पिछले बार लास्ट अटेम्प्ट दिया था तो आई स्कोर 186 मार्क्स। तो मैंने देखा था कि कट ऑफ 101 गई है EWS की, मतलब 101 क्वेश्चन पे EWS का हो रहा था। तो मैंने उसी हिसाब से डिसाइड किया था कि मुझे इतने मार्क्स से मतलब पास पे लाना है। बट प्रिपरेशन मैम इतनी स्मूथली होती गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कब हो गए। मैंने 115 क्वेश्चन सही करे हैं। पेपर 1 में मैंने पेपर 1 में 41 क्वेश्चन करेक्ट करे हैं, पेपर 2 में 74 क्वेश्चन करेक्ट करे हैं। नाइस, ये स्कोर ही बहुत अच्छा है। और
कैसे फिर मैनेज किया पेपर 1 में 10 यूनिट और बहुत अलग सिलेबस, बहुत वास्ट यूनिट्स हैं, तो हाउ यू मैनेज्ड पेपर 1 एंड देन पेपर 2, इंडिविजुअली बताइए। मैम पेपर 1 क्या होता है कि बच्चे जैसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा। बट जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो मैंने अपने पेपर 1 पे स्टार्टिंग से ही फोकस किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि पेपर 1 अभी नहीं पढ़ूँगी या लास्ट में मैं पढ़ के निकालूँगी, क्योंकि पेपर 1 इज़ अ गेम चेंजर। उसने ही शायद मेरे एग्ज़ाम को यहाँ तक लाके स्टैंड किया है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही फोकस किया था पेपर 1 पे। स्पेशली मैम पीवाईक्यू का रोल बहुत ज़्यादा है। मैं तो बहुत इंसिस्ट करूँगी इस बात पे कि पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पीवाईक्यूज़ 2020 से पेपर 1 के हर एक शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर के मैंने लगाए हुए थे। ऑलमोस्ट 80 सेट्स के मैंने क्वेश्चन्स लगाए हुए थे ग्रेट, ग्रेट। पीवाईक्यूज़। पेपर 1 में 80 सेट्स आपने कवर किए थे। हाँ मैम, मैंने दिस इज पीवाईक्यूज़ पे ही नाइस। फोकस किया था। जो 2020 के जितने भी सब्जेक्ट थे और जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस थे मैंने वो लगाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा बहुत क्वेश्चन हेल्प बैंक आपने था। कवर किया था। और जब रेपिटेटिव टॉपिक्स होते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी पता लगता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक टॉपिक कितने तरीके से पूछा जा सकता है, वो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसका ध्यान सभी को रखना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो। एंड पेपर 2 का किस तरीके से चला? मैम पेपर 2 का भी मैंने मॉक टेस्ट दिया। पहले तो सबसे पहले पेपर 2 में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। कुछ यूनिट्स तो थी वो मेरी थोड़ी वीक थी, एज़ अ इनकम टैक्स मुझे नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे अकाउंट्स में थोड़ी वीकनेस थी। तो उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्वालीफाई किया था तो मैं ये यूनिट थोड़ा बहुत स्किप करके या इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ के चली गई थी। बट उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरा स्कोर जेआरएफ तक नहीं पहुँच रहा है। आफ्टर दैट मैंने इन सारी चीज़ों पे बहुत फोकस किया। आपकी जो मैराथन थी अकाउंट्स वाली, आपसे मैंने पूछा था कि मैम मैं कैसे करूँ अकाउंट्स? तो आपने बोला था कि आप देख लीजिए, मेरी मैराथन देख लीजिए, काम हो जाएगा। तो वो सच में वो काम हुआ था क्योंकि पेपर में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आपने मैराथन्स के थ्रू वो यूनिट्स कवर की जिनमें आपको डाउट हो रहा था, बट कुछ यूनिट्स ऐसी भी होंगी जो बहुत यस आपके मैम। लिए ईजी होंगी कि ये तो हो ही जाएंगी। तो उन यूनिट्स के लिए क्या किया आपने कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और बढ़िया प्रिपरेशन भी हो जाए? क्योंकि हम कभी कभी वीकनेस पे इतना काम कर लेते हैं कि हमारे जो स्ट्रेंथ होती है उसको भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन हो जाती है और वहीं पे नंबर कट जाते हैं। उसको कैसे मैनेज किया? मैम जैसे कि मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट थी, जैसे आईबी है, मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ईजिली समझ में आ गया। एक बार अगर रिवाइज कर लिया, मैंने इस बार सारी चीज़ें पढ़ ली थी तो मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे। उसके बाद मैंने उसको प्रॉपर रिवीजन किया। विदाउट रिवीजन मतलब आपको कितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें वो आपको भूल जाएंगी। एग्जाम आते आते होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2 को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टार्टिंग में तो सब कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेता है, बट एट द एग्जाम के टाइम आते-आते आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है। तो आपके लिए रिवीजन बहुत मस्ट है। जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो आपको रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इसी तरीके से रिवीजन करते हुए चले। एंड पीवाईक्यूज कैसे अटेम्प्ट करते थे? और पीवाईक्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है, या सिर्फ पीवाईक्यूज से ही बात बन जाएगी? मैम मैंने पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट दोनों दिए हैं, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। और स्पेशली मैम मैंने अपने माइंड को ऐसा मेकअप किया था, जैसे हम मेरा एग्जाम, जैसे कॉमर्स का एग्जाम 9 to 12 होता है मॉर्निंग के शिफ्ट में। तो मैंने एग्जाम के 1 महीने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो मॉक टेस्ट देना है इसी टाइम पे देना है। तो मैंने उसी टाइम पे अपना मॉक टेस्ट टाइमर लगा के मैंने दिया। उसके बाद मैं एनालिसिस करती थी और जो भी फॉल्ट होता था मैं उसमें वर्क करती थी। जो यूनिट मुझे नहीं आती थी उस पर वर्क करती थी। एंड मैंने इसी तरह से पीवाईक्यूज दिए हैं। जैसे कि मैं बताया, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। हाँ, बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने बोला कि टाइम मैंने फिक्स कर लिया था, बट क्या स्टार्टिंग में ही ऐसा था कि 3 घंटे में पेपर हो जाता था, या आपको इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पेपर छूट जाता है, पेपर लेंदी लगता है, तो उस चीज़ को कैसे आप कवर करते हो? और क्या सजेस्ट करोगे बाकी सभी को भी, किस तरीके से मॉक टेस्ट देने चाहिए और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैम टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं, पीवाईक्यूज देते हैं, तो आप जो रीडिंग करते हैं, मेन चीज़ में रीडिंग होती है। किसी भी क्वेश्चंस को आप कितनी अच्छे से रीड करते हो और आप उसी टाइम पे उसको समझ लेते हो, जिससे कि आपको दोबारा रीड ना करें, जिससे आपका टाइम खराब होता है। टाइम सेव इस तरह से होता है और आप अच्छे से उसको रीड करिए और उसको मैनेज कर सकते हैं आप। चलिए, और
क्या मतलब एक और चीज़, बहुत क्वेश्चन है, पर्सनल भी है थोड़ा क्वेश्चन, कि जैसे हम बात करते हैं कि एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता पढ़ाई का, तो वो इन्वायरमेंट आपने कैसे क्रिएट किया था? मैम जैसे कहते नहीं है कि जो हार्ड वर्क होता है वो चैलेंजेस, कितने भी चैलेंजेस होते हैं उसको बीट कर देता है। ये चीज़ें अभी तक मैंने सुनी थी, लोग अपने मोटिवेशनल स्टोरीज़ में बताते थे। ये होता है ना, रिटन कोट्स होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं और बस पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। बट आप अगर रियल लाइफ में वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो ना, मैं आज की डेट में बोल सकती हूँ कि सच में जो हार्ड वर्क होता है वो लाइफ के किसी भी चैलेंजेस को बीट कर सकता है। बिल्कुल। मैंने ये चीज़ रियल में एक्सपीरियंस करी है। ऐसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चैलेंजेस थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, फैमिली प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम। ऐसा कि मैं कोरोना टाइम की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब बीकॉम किया था तो 2 साल कोरोना चल रहा था, तो मैंने अपना मास्टर्स बीकॉम भी अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाई। उस टाइम मैंने पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि कॉलेजेस वगैरह नहीं स्टार्ट थी। उसके बाद मैं 1 साल अपना कॉलेज गई, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मैं इग्नू से अपना एमकॉम करी हूँ, तो वहाँ क्लासेस नहीं चल रही थी। तो मेरे लिए अपना बेस, कॉमर्स का बेस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, कि इसीलिए मुझे चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आ रही थी। बट फिर मैंने किसी तरह बहुत अच्छे से पढ़ाई की, जो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी कॉमर्स में, मैंने उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उस चीज़ को मैनेज किया। मेरे लिए पेपर 1 भी एकदम नया था, स्पेशली पेपर 2 भी मुझे ऐसा लग रहा था बहुत नया है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप पढ़ते हो, तो आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें आने लगती हैं। चलिए, दैट इज़ नाइस। और बहुत सही तरीका आपने बोला कि जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कवर होती रहेंगी। बट एक चीज़ है जो काफ़ी बच्चे फेस करते हैं और हर एक एस्पिरेंट फेस करता है, कि हर दिन जो है वो बहुत अच्छे से हम नहीं पढ़ाई कर सकते, है ना? तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे वो चीज़ को फेस किया जाए, कि ब्रेक लिया जाए या कैसे मैनेज किया जाए कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो एंड कुछ प्रोडक्टिव भी हम कर सकें। तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि एक टाइम आता है कि हम करते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, बट वो लर्न नहीं हो रही हैं और वो पूरा बर्डन क्रिएट हो जा रहा है, या फिर ऐसा होता है कि मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उस चीज़ का स्ट्रेस आता है। तो वो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते थे? मैम स्ट्रेस का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं स्ट्रेसफुल थी, बट होता है नहीं, जब आपको कुछ करना होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे एग्ज़ाम को मुझे ना अपने आप को प्रूव करना था। बहुत सारे लोग थे बिहाइंड दिस सीन जो मुझे बोलते थे कि नहीं निकलेगा ये एग्ज़ाम, नहीं होगा, बट अच्छा। वो चीज़ थी, बस वही एक जो लाइन थी नहीं निकलेगी ना, दैट वाज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। बस मुझे था कि अब तो निकालना है, एनी हाउ मुझे क्वालीफाई करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ वही थी। कोई सॉन्ग, कोई कोई थॉट नहीं किया, बस मुझे यही लाइन बहुत मोटिवेट करी है क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने थे। लाइफ में आपको फ्रीडम से अगर रहना है तो एजुकेशन बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल, ये तो है ही। आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और डेफ़िनेटली। अभी जो है हम मैं बात कर रही थी कि हर दिन आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते, तो उसके साथ एक और चीज़ आती है कि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो आपकी जर्नी में कौन आपका सपोर्ट सिस्टम था कि यस, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे लिए ये बंदा है, मेरे लिए ये बंदी है जो मेरे साथ खड़ी है? तो हु वॉज द मैम पर्सन? मैं एक ही पर्सन का नाम लेना चाहूँगी, स्पेशली मेरी सिस्टर्स हैं, वो मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है। ये ड्रीम उनका था और ये ड्रीम आज किसी भी तरह चाहे मैंने फुलफ़िल किया है, चाहे उन्होंने फुलफ़िल किया है, मैं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अपने सिस्टर को देना चाहूँगी एंड उन्हीं की वज़ह से ये जो स्कोर कार्ड है, आज वो मेरे हाथ में है। ऑल थैंक्स टू हर एंड टीचर्स तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मैम। आपकी क्लासेस दैट वाज़ वेरी, वेरी, वेरी हेल्पफुल मैम। मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर कोई वाईटी की भी क्लासेस देख लेना, तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कॉमर्स के लिए। मैं पेपर 1 के तो अलग चैनल्स को थोड़ा बहुत फ़ॉलो कर लेती थी, बट वाईटी में मैंने आपकी सारी वीडियोज़ 2-2 3-3 बार देखी है। लाइक मतलब कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा वाज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन इन कॉमर्स, तो ये आप बोल यस सकते हो। मैम, तो कॉमर्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम जो कोशिश कर रहे हैं वो हम कोशिश कर पा रहे हैं, अच्छे से रिजल्ट ला पा रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जान के। एंड यस, आपकी जो भी सक्सेस स्टोरी रही यहाँ पे, आपकी जो जर्नी रही बेसिकली, कि कैसे आपने नहीं हो पाएगा से करके दिखा दिया। एंड आई होप कि आज जो लोग आपको बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, वो आज कुछ नहीं बोल पा रहे होंगे और वो यही सोच रहे होंगे, यार इस लड़की ने कर दिया, शी प्रूव्ड हरसेल्फ। और उसने, आपने खुद को प्रूव नहीं किया, आपने उनको प्रूव किया है कि
कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल अगर आप अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ वो काम कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया। एंड मैं आपकी सिस्टर को भी जो है थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं ना, उसके पीछे अगर हमारे पास कोई है ना कि हाँ यार ये संभाल लेगा, ये संभाल लेगी, तो आप खुद बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। अदरवाइज आधी चिंता तो यही रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, सही भी कर रहे हैं या नहीं। बट वो एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना सपोर्ट सिस्टम फाइंड करो, है ना। आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो होगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा वो सब अचीव करने में जो आप अचीव करना चाहते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड येस, कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली थिंग जो आपको मेंटेन करनी है और वही आपको रिजल्ट्स देगी। हर किसी की सक्सेस स्टोरी से यही चीज़ निकल के आती है कि कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। फेलियर्स होंगे, सेटबैक्स होंगे, तो उनको आपको जो है मोटिवेशन बनाना है। अगर कुछ बुरा लग रहा है तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, रोना भी आएगा, परेशान भी होगे, बट अल्टीमेटली जो आपका गोल है ना, वो उसकी तरफ आपको बढ़ते हुए चलना है, क्योंकि कोशिश करते रहना है और कोशिश जो करेगा उसकी हार कभी होनी नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहती है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चों का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम पढ़ते थे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, क्या सिनेरियो रहता था? और डू यू फील कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर जगह पे जाके पढ़ाई करें, या कहीं पे भी पढ़ाई कर लो, यूजीसी नेट की हो जाती है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहती हैं इसमें? मैम डिस्ट्रैक्शन तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कितना आसपास रखते हैं। मैंने डिस्ट्रैक्शन को बहुत दूर रखा है। जैसे आज के टाइम पर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सबसे पहले जब मैंने ये जर्नी जिस दिन मैंने स्टार्ट करी थी, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन से सोशल मीडिया को हटा दिया था। अरे एकदम नाइस। मैंने क्वारंटाइन होके पढ़ाई करी थी। मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। एंड जैसा कि आपने पूछा कि आप कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम कितने आवर्स माँगता है, तो मैं तो कहूँगी अगर जेआरएफ निकालना है, जैसे कि आजकल कट ऑफ जा रही है, तो ये एग्ज़ाम टाइम माँगता है। आपको अपने डेली 24 आवर्स का 10 टू 12 आवर्स देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप अगर अपना टाइम डिवाइड करते हो मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट का, तो ये बहुत ईज़िली हो जाता है। मैं भी पहले सोचती थी कि ये टाइम 10 आवर्स कौन पढ़ाई करता है, बट जैसे-जैसे आप पढ़ने लगते हो, आपके पास क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, पीवाईक्यूज़ भी देना है, मॉक भी देना है, तो वो टाइम कब कंप्लीट हो जाएगा आपको सारा दिन में पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ईज़िली अब मैं 10 टू 12 आवर्स पढ़ लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें टाइम का पता भी नहीं लगता जब हम पढ़ाई करने लग जाते हैं। यस अगर मैं टाइम देख के पढ़ाई करूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा अरे इतने टाइम में तो हो नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। बट अगर हम टाइम नहीं देखेंगे और करते रहेंगे तो 1 घंटा ज़्यादा भी अगर लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्मूथली टाइम निकल जाएगा। तो ये चीज़ फोकस किया करो, है ना। कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कितना डीपली आप फोकस तरीके से पढ़ रहे हो वो ज़्यादा मैटर जो है वो करता है। बट ये बहुत बच्चों का एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे से भी बहुत बार पूछते हैं बच्चे, तो घंटे मैम नहीं, जैसे कि स्टार्टिंग टॉपिक। में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैं इतने आवर्स नहीं डेडिकेट हाँ। करती थी। मैं मतलब पढ़ती थी, सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेती थी और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती। तो जैसे-जैसे मेरा एग्ज़ाम पास आने लगे, 2 मंथ्स, 2 एंड हाफ मंथ्स बचे हुए थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट हाँ, किया है स्टार्टिंग अपने में तो आप स्टडीज़ 5-6 पे। घंटे से 4 घंटे से शुरू करते हो, एंड इवेंचुअली वो रिवीजन मैं का टाइम फिर बढ़ता रहता है, क्योंकि आपका सिलेबस इकट्ठा होता रहता है, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो यस, यही चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है। और आइडियल टाइम आपको क्या लगता है इस एग्जामिनेशन के लिए, कितना टाइम लगता है? मंथ्स में मैम या जैसे ईयर्स कि में, आप क्या मेंशन करोगे? अच्छा, मैम मंथ में मैंने तो स्टार्ट किया था तो मेरा बेस बहुत ज़्यादा वीक था। पेपर 1 तो मुझे पता नहीं था और पेपर 2 का भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मुझे ये था कि मुझे अपने मास्टर्स कंप्लीट होते-होते जेआरएफ एनी हाउ निकालना है। मैंने ये टारगेट बनाया था। तो बस मुझे मेरा मास्टर्स होते-होते अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया है और मेरे पास मेरा रिज़ल्ट है। दैट चलिए वाज़ ग्रेट। हाँ, ये ठीक है, एवरीथिंग फॉर मास्टर्स के मी। साथ कर लिया। और आपने जैसा बोला कि मास्टर्स में भी मुझे यूजीसी नेट के कंसेप्ट्स ने हेल्प किया, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे सब्जेक्टिव रहता है तो आप उसको लिखते हो, बट जो सिलेबस है वो सेम है। तो फोकस करो कि जो चीज़ें हमारी सेम है उनको बहुत अच्छे से कवर करें, एंड उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करते हुए चलें, तो मैनेज भी दोनों चीज़ें हो जाती हैं, एंड अच्छे से आप लोग अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हो। एंड एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बारी में ये मत सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें हो जानी चाहिए। नहीं, 2-3 अटेम्प्ट नॉर्मली लगते हैं। मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था,
सेजल का 3rd अटेम्प्ट में हुआ है, ऐसे ही हमने डिस्कशन किया था और सभी के साथ, तो उनमें भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 2nd अटेम्प्ट, इसी तरीके से हमारा जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। और मैम लास्ट मैं एक चीज़ क्या चीज और बोलना चाहोगे? मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे 3 अटेम्प्ट लगा। शायद मेरा अगर एक बार में क्वालिफाई होता ना, तो मैं जितनी चीजें आज लर्न कर ली हूँ, जितने ज्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है, जो मुझे सब्जेक्टिव नॉलेज इतनी ज्यादा हो गई है, वो मुझे एक बार में नहीं होती। इसलिए मुझे मुझे तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ है। वही ना, जब चीज़ें नॉलेज बदलती हैं तो बहुत एक दिन जरूरी है। लगता है, पहले लगता है अरे यार हो जाता, बट जब हो जाता है फिर पता लगता है कितना कुछ हमने सीख लिया है। तो वो लर्निंग कर्व जो है ना, वो आपका ग्रो करना चाहिए, वो बढ़ता हुआ चलना चाहिए। तो अटेम्प्ट जितने भी लग रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, अगर आप लर्न कर रहे हो हर दिन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए चीज़ रहती है। तो ये सेजल जो है, अभी आपने सेजल की कहानी सुनी, उन्होंने बताया कैसे उन्होंने सारी चीज़ें की। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, एंड नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग हमारे साथ जुड़ो। अभी के लिए मैं आपके लिए एक खास चीज़ बताने वाली हूँ, वो ये है कि अगर आप लोग दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो DEC20 कोड यूज़ करके आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड आपके लिए जो है 24th को एक बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, जिसमें कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाली है PhD ओनली नेट और JRF के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। एंड रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू के लिए आपके लिए जो है 2 दिन का वेबिनार हो रहा है, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, वेबसाइट पे आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाएगा। 30th एंड 31st जुलाई को आपके लिए वो सेशन होने वाला है। वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। एंड 27th को हम मिल रहे हैं जयपुर में, बिगेस्ट सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। हमने जो अचीव किया है, सक्सेस अचीव की है, बेशक ये एक स्टेपिंग स्टोन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए JRF अड्डा टीम आपके लिए आ रही है जयपुर में, और जयपुर में हम लोग मीट करेंगे। एंड आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। एंड यस सेजल, आप भी इनवाइटेड हो, क्योंकि आपने ये चीज़ अचीव की है एंड बहुत अच्छे से आपने जो है हर चीज़ को ध्यान में रख के अपना जो स्टेपिंग स्टोन है, इसको माइलस्टोन को अचीव किया है। सो यस, आप भी ज़रूर आइएगा जयपुर। एंड आप सभी भी, काउंसलिंग सेशन भी होगी, सक्सेस सेलिब्रेशन भी होगी, एंड बहुत कुछ नया हम सीखते हुए चलेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेजल की स्टोरी से कुछ चीज़ें जानने सीखने को मिलेंगी। एंड यस, कमेंट ज़रूर आ जाने चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस के। एंड आप भी अपने लिए कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप भी जो है वो ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो सुना रहे होंगे एंड बच्चों को गाइड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।